माय डियर स्टूडेंट, हम सभी ने आप सबके इसके पहले अपने 3 वीडियोस बनाए और इसका अध्ययन आपने बखूबी किया होगा। उन सारे वीडियोस में आप सबने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और इसके बाद आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अर्थात अकाउंटिंग साइकिल की स्टडी किया। आज हम एक नए टॉपिक उसके आगे का लेकर के आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपके पहले यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, ये उसी के अंतर्गत आता है। इसके पहले का जो भी वीडियो आपने तीनों देखा है वो भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ही था और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी उसी का एक पार्ट है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अर्थात अकाउंटिंग का कार्य करते क्यों हैं। यहाँ पर हमको ये जानना है कि आखिर अकाउंटिंग का कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये चीज़ जानने के लिए इसको कुछ पॉइंट्स में हम कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि अकाउंटिंग का कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। वो पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यू कैन सी हियर दैट the first main objective of the business transactions recording. What is the object of accounting? The first main objective of accounting is to keep systematic record of business transaction. My dear student, इसके पहले आपने ये स्टडी किया है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करते हैं। तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का कार्य हम करते हैं वो सिस्टमेटिक रहे, इसके लिए हम इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखें तो हमारी बात पूरी समझ में आ जाएगी। पहला क्या है, टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। माय डियर स्टूडेंट, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वी यूज सच सिस्टम। देयर आर द रूल्स. By applying rules we record a transaction. As you know that first of all we find out the transaction, identify the transaction and their monetary measurement. After making monetary measurement of the transaction we apply the rules of recording the transaction. What we say that rules of journal entry. So there are specified rules and by applying the specified rules we record the transaction and the transactions are recorded in a particular system, not in haphazard way. हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हैफाजार्ड वे में नहीं करते हैं कि जो पाया जैसे लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए निश्चित स्पेसिफाइड रूल्स के अनुसार कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं, अर्थात आधा अधूरा काम नहीं करते हैं। अब इसमें दूसरा, ऐसा करने से हमको फायदा क्या है। अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट ध्यान देने योग्य है जो क्या करता है, ये जो अकाउंटिंग का कार्य है, जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव हमने बताया टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका दूसरा पॉइंट हेल्प टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड
फ्रॉड। हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग का कार्य करते करते कहीं भूल भी हो सकती है। अगर भूल हुई, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ और कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो ये पता कैसे चलेगा? इस बात का पता करने के लिए अकाउंटिंग हमको मदद प्रदान करती है। अकाउंटिंग के द्वारा ही, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ WT सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री, we will be able to find out the omission. If there is any omission in recording of the transaction, we will find out. In what way? As you know, the transactions are first recorded into journal. After recording the transaction into journal or in subsidiary book, we make the posting. The transactions are posted into ledger, and after posting the transaction into ledger from journal, we will be able to find out the balances of each and every account. As you have already given a knowledge that after finding out the balances of each and every account, we prepare the trial balance. And this trial balance, if both sides are equal, then there is not any arithmetical error, there is not any omission of the recording transaction. तो अगर आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कहीं छूट गया है, तो ऐसी दशा में आपको आपका ट्रायल बैलेंस बता सकेगा। ट्रायल बैलेंस से जो गलतियां हुई हैं उनका पता चल जाता है। तो ये कैसे संभव होगा? जब आपने ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया, उसका मॉनिटरी मेजरमेंट किया, और मॉनिटरी मेजरमेंट करने के बाद उसको जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया। यह जर्नल और सब्सिडियरी बुक जिसकी चर्चा मैंने पहले कर रखी है कि अगर हमारा व्यवसाय छोटा है तो हम छोटे व्यवसाय यानी बड़ा साइज नहीं है तो हम अकेले एक जर्नल से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय विस्तार से है तो हम एक अकेले जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बजाय क्या करते हैं कि उसको डिफरेंट सब्सिडियरी बुक में, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जो उस सब में नहीं रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक अकेले जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद फिर लेजर पोस्टिंग का काम, फिर बैलेंसिंग का काम, और बैलेंसिंग के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बना करके गलतियों का पता करते हैं। तो ये काम संभव होता है ट्रांजैक्शंस को विधिवत रिकॉर्डिंग के कारण, अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का ये एक प्रकार का मदद आपको देता है। और एक और बात इसमें बताई गई है कि आप फ्रॉड्स को भी पता कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई आपका जो वर्कर है या कोई भी व्यक्ति कहीं कोई फ्रॉड करता है, तो ऐसा आपको पता है कि वी यूज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। और एक अकाउंट को के एक बुक में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी दूसरे बुक में भी आपकी एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम में अगर मान लीजिए आपने फर्नीचर नगद खरीदा है तो इसकी कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग होगी और इसके फर्नीचर के बुक में, फर्नीचर अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग होगी। तो जिससे ये पता लग जाएगा कि यह ट्रांजैक्शन आपका दोनों जगह है। अगर दोनों जगह नहीं है तो गलती का पता लग जाएगा। कहने का मतलब ये, यदि किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो आपके अकाउंट टैली नहीं करेंगे, अर्थात कहीं ना कहीं आपकी गलती जो भी की गई होगी, जो भी फ्रॉड किए गए होंगे उसका पता लग सकेगा। तो ये फायदा ये भी है अकाउंटिंग के द्वारा। और तीसरी बात है जो मैंने पहले बता दिया आपको कि ये सब काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक।
तो ये पहला आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट इज द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. इट इज द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अब आते हैं दूसरे पर. दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का अर्थात अकाउंटिंग का, वो क्या है? टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस. हम सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन के यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. जर्नल एंट्री से काम नहीं चल रहा है, व्यवसाय बड़ा है, तो सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद उसकी बैलेंसिंग करके ईच एंड एवरी अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं. ट्रायल बैलेंस बना करके एरर्स की डिटेक्टिंग हो जाती है और सारे अकाउंट का समराइज्ड शीट मिल जाता है. लेकिन इतना काम करने से यही काम नहीं चलता है, क्योंकि बिजनेस के करने के पीछे का उद्देश्य हमारा क्या है? हम सभी ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन पूरा बिजनेस करने के बाद एक अकाउंटिंग पीरियड में उसकी पोजीशन क्या है, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ये काम संभव कैसे हो पाएगा? जब तक कि आप अकाउंटिंग का वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे. तो in this way you can say that the second main objective of the accounting is to find out the financial position of the business, is to find out the financial result of the business. और इस फाइनेंशियल रिजल्ट को ही आप किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में जानते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? प्रॉफिट लॉस को जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमने बताया कि हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट की समराइज्ड लिस्ट तो मिल जाती है. फिर इसके बाद हमको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इस कार्य के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा कि लिखा तो अलग अलग गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसको हम एक साथ ही बनाते हैं, लेकिन दोनों के बैलेंसेस अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमको ग्रास प्रॉफिट पता होता है या अपोजिट में ग्रास लॉस हो सकता है. और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके क्या पता लगेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता हो सकेगा. तो इस कार्य के लिए हम बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. अब एक बात ये जानना है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप जो अकाउंट्स को लेंगे वो कहाँ से लेंगे? ट्रायल बैलेंस से लेंगे, जिसकी चर्चा मैंने की थी. तो इस ट्रायल बैलेंस में बहुत से अकाउंट होंगे, डेबिट बैलेंसेस होंगे, क्रेडिट बैलेंसेस होंगे. तो जो ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनमें से कौन कौन से अकाउंट ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को बनाने के लिए लिए जाएंगे? तो यहाँ पर परचेज अकाउंट की बात मैंने की है, सेल्स अकाउंट की बात मैंने की है और एक्सपेंसेज अकाउंट की बात की है और रेवेन्यूज अकाउंट की बात, जिसको हम इनकम का अकाउंट कहते हैं, ये बता रहे हैं. अब यहाँ परचेज आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिल जाएगा, सेल्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहेगा, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सब के सब चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में जाने लायक हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लायक हो, वो सब आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेंगे. और जितनी रेवेन्यूज अर्थात इनकम्स के अकाउंट होंगे वो सब के सब आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मिलेंगे. तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना रहेगा? आपको परचेज लेना होगा,
सेल्स लेना होगा, एक्सपेंसेस लेने होंगे और इनकम्स को लेने होंगे। यहाँ आपको ये बता दूं, हालांकि यह बात हमको बाद में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उससे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता लगेगा उस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं कि अगर ये जो मैंने रेवेन्यू की बात की, जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा, अगर ये रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो बिजनेस में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। मतलब क्या हुआ कि ऑल द रेवेन्यूज दैट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द बैलेंस फाउंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन्स जितने सारे बैलेंसेज नहीं, जो इनकम के बैलेंसेज हैं, लायबिलिटी के बैलेंसेज नहीं, तो जितनी रेवेन्यू के, इनकम के बैलेंसेज हैं, अगर वो डेबिट साइड में लिखे हुए ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंडिचर के जितने बैलेंसेज हैं उनसे ज़्यादा है तो बिजनेस में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और जस्ट अपोजिट, अगर रेवेन्यू या इनकम कम है एक्सपेंडिचर से तो क्या आएगा? लॉस आएगा। इस बात को जानना चाहिए। हालांकि इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे भी विधिवत पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है कि ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उससे हमको क्या क्या पता लग जाता है। तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि क्रेडिट साइड में क्या रहता है? ऑल द रेवेन्यूज, इनकम रहते हैं, और डेबिट साइड में आपका परचेज होता है और एक्सपेंसेस लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे आपको आपके बिजनेस की टोटल परचेज पता लग जाएगी, टोटल सेल्स पता लग जाएगी, और बिजनेस में व्हाट गुड्स आर रिमेन्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मीन्स द गुड्स दैट इज नॉट सोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा इसी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, इसी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको टोटल एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलेगा, और उसके क्रेडिट साइड में टोटल इनकम भी पता लग जाती है। अर्थात इस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको टोटल परचेज, टोटल सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम की जानकारी हो जाती है। तो जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपके अकाउंटिंग का, जिसको कि हमने कहा कि हम प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए बना रहे हैं, उससे केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं पता लगता है, बल्कि परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीजें आपको पता हो जाती। तो इस प्रकार से अभी तक हमने दो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा। पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रखना, यह उद्देश्य है आप अकाउंटिंग का, और दूसरा हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जान सकें, उसके साथ साथ अन्य बातों को भी जान सकें जिसकी चर्चा मैंने की थी। ये जानना दो प्रमुख उद्देश्यों में था। अब तीसरी बात है हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अभी तो हमने बताया कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या अपोजिट में ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या अपोजिट में नेट लॉस की जानकारी हो जाएगी। लेकिन आखिर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के पीछे रीज़न क्या है, तो इसकी भी जानकारी जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप अपना नेट परचेज लिखेंगे और जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको लिखेंगे। क्रेडिट साइड में टोटल नेट सेल्स लिखेंगे और रिमेन गुड्स अनसोल्ड, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो लिखेंगे। तो ये देखने से पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस किधर की ओर जा रहा है, बिजनेस का ट्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट की ओर है या ग्रॉस लॉस की ओर है।
इससे पता लग जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है और ज़्यादा मात्रा में है, इसका मतलब आगे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब अभी तो और ढेर सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे, तो आपको खतरा होने वाला है। इस बात की जानकारी आपको इंडिकेशन मिल जाता है, किससे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो एग्जैक्ट रीजन कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, अपने ईच एंड एवरी आइटम को देख करके हम जान सकेंगे। इसी प्रकार से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी हमारे ढेर सारे एक्सपेंडिचर लिखे गए होंगे डेबिट साइड में। तो एक्सपेंडिचर की मात्रा ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर आइटम पर हम बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं, और इनकम हमारी डिफरेंट आइटम्स से जो हो रही है वो कम हो रही है, तो ये आपको क्या बताएगा कि हम इसी के कारण अपने बिजनेस में लॉस उठाने की स्थिति में आ गए। तो ये तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव हमारे अकाउंटिंग का क्या है कि हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से, इससे इसके कारण क्या है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब इसको हम बनाएंगे तो ईच एंड एवरी आइटम को ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो ये पता चल सकेगा कि प्रॉफिट या लॉस होने के पीछे घटक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, कारण क्या हैं। अब इसके बाद हम अगले बात पर आते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो जान लेंगे, लेकिन हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानें। तो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपना चौथा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और इस कार्य को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा कि मैंने बताया कि अपने ट्रायल बैलेंस में अभी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए क्या क्या ले लिया, तो आपको बता दिया गया था कि हमने परचेज लिया, सेल्स लिया, एक्सपेंसेस लिया और रेवेन्यूज को लिया। लेकिन जितनी पर्सनल अकाउंट हैं उनके डेबिट बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आए और पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आए, उनको नहीं लिया है। अर्थात डेटर्स को नहीं लिया और क्रेडिटर्स को नहीं लिया, कैपिटल को नहीं लिया, लायबिलिटी को नहीं लिया, और इसके अलावा आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट जो एसेट्स हैं उनको भी नहीं लिया, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें अभी आपने नहीं लिया है। तो इसको आप ले करके अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, और इस बैलेंस शीट बना करके आपको ढेर सारी चीज़ों की जानकारी होती है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वो लायबिलिटी साइड होती है जिसमें कैपिटल भी लिखा जाता है, और राइट साइड में असेट्स लिखते हैं जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो ये असेट्स और लायबिलिटी की इंटीग्रेटेड लिस्ट ही बैलेंस शीट के नाम से जानी जाती है। तो इस बैलेंस शीट को बना करके हमको क्या पता लगता है, तो हमने यहाँ पर कुछ समराइज किया है, आप देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं कि पहला क्या है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर किसे कहते हैं? डेटर्स आर दोज पर्सन whom you have sold the goods on credit. The person whom you have sold the goods on credit, they are the debtor of the business. तो जिसको आपने के बिजनेस ने उधार माल बेचा है, ऐसे लोगों को डेटर कहते हैं। उन डेटर्स से आपको कितना पैसा मिलना है, ये बैलेंस शीट बनाने से आपको पता लग जाएगी कि बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं। इसके अलावा दूसरा है हाउ मच अमाउंट द बिजनेस हैज टू पे टू क्रेडिटर्स।
अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो जैसे डेटर आपने जाना कि डेटर वे लोग हैं जिनको आपने उधार बेचा हुआ है, अर्थात क्रेडिट सेल से डेटर अराइज होते हैं। ठीक जस्ट अपोजिट, वट एवर गुड्स यू हैव परचेज फ्रॉम आउटसाइड पर्सन सप्लायर्स द पर्सन दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर, अर्थात इनको पैसे का पेमेंट हमको करना है। तो जिनको हमें पैसे का पेमेंट करना है वो क्रेडिटर कहलाते हैं। तो कुल क्रेडिटर जो बिजनेस के हैं उनको कितना पैसा देना है ये बैलेंस शीट बनाने से हमको पता लग जाएगी। तो दो काम, एक तो डेटर से कितना पाना है और दूसरा क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है। ये दोनों ही जानकारी आपको बैलेंस शीट बनाने से पता लग जाती है। जो चौथा मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव आपका है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसके लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अलावा हाउ मच असेट्स इन आर इन द बिजनेस, बिजनेस में कुल कितनी एसेट्स है। जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो असेट साइड में आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और अदर असेट्स, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, वेरियस टाइप ऑफ असेट्स आपकी असेट साइड में रहती है। तो ये पता लग जाता है कि बैलेंस शीट देख करके कि कितनी असेट्स बिजनेस में है, और ठीक अपोजिट में लायबिलिटी साइड और कैपिटल होती है। तो लायबिलिटी कितनी है, अर्थात हमको कितना रुपया दूसरे लोगों को देना है, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो या क्रेडिटर जिससे माल उधार खरीदा हो, या बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया जिसको आप कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता लग जाती हैं। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि पहला मेन ऑब्जेक्टिव टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये काम हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है, जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना करके पूरा हो पाता है। और चौथा आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये बैलेंस शीट बना करके आपको चौथा मुख्य उद्देश्य पता लगता है, और जो पांचवा मुख्य उद्देश्य आपका बिजनेस का है वो आपका कंपैरेटिव प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस कैसे पता लगे। पिछले साल भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी, पिछले साल भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए होंगे, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया होगा। इस साल भी ये काम किया। तो पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, इस साल के ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को कंपेराइज आप कर सकते हैं। अर्थात अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग के कार्य से आपको यह भी फायदा हुआ कि आप ईयर बाय ईयर अपना ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तथा इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे फर्म के साथ अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मदद देगी। ये भी एक उद्देश्य है जिसको हमने फिफ्थ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के रूप में जाना, कंपैरेटिव प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। और छठवां, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमने बताया आपको कि हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, और देन आफ्टर बैलेंसिंग करके ईच एंड एवरी अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर हमने कहीं कोई गलती की है, कोई भूल हुई है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। कोई ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन होगा तो उस समय भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो इससे आपने यदि एक सिस्टम से अकाउंटिंग का उपयोग किया है तभी यह कार्य हो पाएगा। आपने यदि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया है
तो ट्रायल बैलेंस बनाने जैसी नौबत ही नहीं आएगी और आपको अपने एरर्स का भी पता नहीं लगेगा। और साथ में अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गलती हुई, कोई कमी रही है, तो भी किसी ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है तो उसकी भी जानकारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो ये प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। और सातवां है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग में रुचि रखने वाले, अकाउंटिंग कार्य को जानने की अपेक्षा रखने वाले, अकाउंट से जुड़े हुए विभिन्न पक्षकार अर्थात व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न पक्षकारों को जरूरत रहती है। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो भी इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। आपसे जुड़े हुए आपके एम्प्लॉइज को भी इस बात की जरूरत रहती है। इसके अलावा क्रेडिटर्स जिनको आपके बिजनेस से पैसा लेना है वो भी ये जानना चाहते हैं। बैंक जिससे आपने उधार लिया है वो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। गवर्नमेंट जिसको आपसे टैक्स लेना है, टैक्स अथॉरिटीज को, वो भी आपके बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन को वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज जिनको बिजनेस आपके बिजनेस से मतलब है, जो आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, उनको सूचना देने का काम ये करता है। तो कुल मिलाकर के ये 7 आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हैं। आप इसको पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक हमारा जो आएगा बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग का क्या है और अकाउंटेंसी, और इन तीनों में अंतर क्या है।